हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशियोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। तो आज हम लोग एडवर्स साइड के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पियर बॉर्डुआ। सो 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम लोग एडवर्स साइड के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एडवर्ड वर्डी सईद was a Palestinian American professor of literature at Columbia University। तो ये पैलेस्टीनियन अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर थे, कहाँ पे? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। अ पब्लिक इंटेलेक्चुअल एंड अ फाउंडर ऑफ द एकेडमिक फील्ड ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। ठीक। सो ये क्या थे? फाउंडर ऑफ एकेडमिक फील्ड ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज एक सब फील्ड है जिसके ये एकेडमिक फाउंडर थे। एकेडमिक फील्ड ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज माना जाता है इनको। ये जो है फाउंडर है उसके। पोस्ट कॉलोनियल किसको कहते हैं? पोस्ट मतलब होता है आफ्टर, कॉलोनियल पीरियड मतलब कि कॉलोनीज जो होती थी जिसमें ब्रिटिश के रूल होते थे, जैसे इंडिया भी एक कॉलोनी था, ब्रिटिश कॉलोनी था। अगर मतलब किसी कंट्री पे दूसरे कंट्रीज का रूल है तो वो क्या है? एक तरह का कॉलोनियल रूल माना जाता है। जो कॉलोनियल रूल के बाद की जो स्टडी होती है, जैसे अभी 1947 के बाद अगर इंडिया की स्टडी की जाए तो ये क्या होगी? पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज कहलाएगी। तो इन्होंने जो है इसको फाउंड किया था, एक एकेडमिक फील्ड फाउंड किया था जिसका नाम था पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। ठीक। सो ये फाउंडर हैं एकेडमिक फील्ड ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। नहीं, कल क्लास नहीं हुई थी, नेटवर्क इशू आ रहा था बारिश की वजह से, इसलिए कल क्लास नहीं हुई थी। सो बॉर्न इन मैंडेटरी पैलेस्टाइन, ही वॉज अ सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट बाय वे ऑफ हिज फादर। तो ये जो है पैदा तो हुए थे पैलेस्टाइन में, लेकिन इनको अमेरिकन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो फादर थे वो अमेरिका से थे। तो इसीलिए जो है ये एक तरह से सिटीजन थे अमेरिका के भी। अ यूएस आर्मी वेटरन। ठीक। तो वो क्या थे? इनके फादर जो क्या थे? यूएस आर्मी में थे। ठीक। फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ठीक। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ये जो है फादर थे पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, जिसको पोस्ट कॉलोनियलिज्म भी कहा जाता है। ठीक। उत्तर आ, उपनिवेशवाद के जनक माने जाते हैं। उपनिवेशवाद, निवेशवाद, उपनिवेशवाद के जनक माने जाते हैं ये। सो एडवर्ड सईद को उत्तर उपनिवेशवाद के जनक माना जाता है। ठीक। यहाँ पे उत्तर मतलब होगा बाद, उपनिवेशवाद के बाद के जनक माने जाते हैं। ओरिएंटलिज्म, सबसे पहला जो इनका कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ओरिएंटलिज्म।
कॉलोनियलिज्म, ओरिएंटलिज्म, ऑक्सीडेंटलिज्म, ये सब इनके कॉन्सेप्ट हैं। और यहाँ से आप मतलब इनको याद कर सकते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट ही पूछे जाते हैं। ज़्यादातर इनका जो है कॉन्सेप्ट जो पूछा जाता है वो है ओरिएंटलिज्म और ऑक्सीडेंटलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बहुत डीप में क्वेश्चन इनसे नहीं पूछे जाते हैं। सो ओरिएंटलिज्म क्या है? इज द स्टडी ऑफ ईस्टर्न वर्ल्ड इन द पर्सपेक्टिव ऑफ वेस्टर्न पीपल। जब आप ईस्टर्न वर्ल्ड की स्टडी करते हैं, किसके पर्सपेक्टिव से? वेस्टर्न पीपल के पर्सपेक्टिव। जैसे कि आप अमेरिकन पर्सपेक्टिव से अगर इंडिया की स्टडी कर रहे हैं तो क्या है, एक तरह से आप ईस्टर्न वर्ल्ड की स्टडी कर रहे हैं वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से। सो ये ओरिएंटलिज्म की स्टडी बताती है कि अगर आप जो है वेस्टर्न पीपल के पर्सपेक्टिव से ईस्टर्न वर्ल्ड की स्टडी करते हैं तो उसको ओरिएंटलिज्म कहा जाता है। ठीक, और इसी को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। प्राच्यवाद क्या होता है? परिपेक्ष या पश्चिमी लोगों में पूर्वी दुनिया का अध्ययन है। ठीक, तो जो पश्चिमी लोग हैं उनके परिपेक्ष से, उनके ही अगर क्या कहेंगे, उनकी पर्सपेक्टिव से ही अगर आप जो है पूर्वी दुनिया का अध्ययन करते हैं तो उसको प्राच्यवाद कहा जाता है। ऑक्सीडेंटलिज्म क्या है? पाश्चात्यवाद क्या होता है? ऑक्सीडेंटलिज्म इज द स्टडी ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ईस्टर्न पीपल। अगर आप ईस्टर्न पीपल के पर्सपेक्टिव में आप वेस्टर्न वर्ल्ड की स्टडी कर रहे हैं तो उसको ऑक्सीडेंटलिज्म कहा जाता है। ठीक, पाश्चात्यवाद पूर्वी लोगों के परिप्रेक्ष्य में पश्चिमी दुनिया का अध्ययन। ठीक, तो पाश्चात्यवाद क्या है? पूर्वी लोगों के परिप्रेक्ष्य में पश्चिमी दुनिया का अध्ययन क्या कहलाता है? पाश्चात्यवाद कहलाता है। ठीक, पाश्चात्यवाद कहलाता है। पाश्चात्यवाद पूर्वी लोगों के परिप्रेक्ष्य में पश्चिमी दुनिया का अध्ययन है। ठीक, तो क्या है? दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है ओरिएंटलिज्म, एक है ऑक्सीडेंटलिज्म। प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद। ठीक, अगर आप जो है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से ईस्टर्न की स्टडी करते हैं, ईस्टर्न वर्ल्ड की स्टडी करते हैं, अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से ईस्टर्न वर्ल्ड की स्टडी करते हैं, वेस्टर्न पीपल के पर्सपेक्टिव से ईस्टर्न वर्ल्ड की स्टडी करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ओरिएंटलिज्म कहलाएगा। अगर आप ईस्टर्न पर्सपेक्टिव से वेस्टर्न वर्ल्ड की स्टडी करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये ओरिएंटलिज्म हो गया, यानी कि पाश्चात्यवाद। ओरिएंटलिज्म ईस्टर्न वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से अगर आप ईस्टर्न पीपल के पर्सपेक्टिव से अगर आप वेस्टर्न की स्टडी करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेंटलिज्म, यानी कि पाश्चात्यवाद। ऑक्सीडेंटलिज्म पाश्चात्यवाद कहलाएगा। This study used qualitative method to analyze the portrayal and influence of two theories in their respective social life. ठीक, तो ये जो स्टडी है ऑक्सीडेंटलिज्म और उनके ओरिएंटलिज्म, ये किससे रिलेटेड है? दिस स्टडी यूज क्वालिटेटिव मेथड, ये क्वालिटेटिव मेथड को यूज करती है टू एनालाइज द पोर्ट्रेयल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ टू थ्योरीज। तो ये क्या है? पोर्ट्रेयल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ टू थ्योरीज, मतलब किसी थ्योरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लिया जाता है और किसी थ्योरी को मतलब इस तरह पोर्ट्रे किया जाता है कि वो जो है लोअर क्लास की। ठीक, तो एक तरह से मतलब किसी एक थ्योरी को नीचा दिखाना और किसी एक थ्योरी को ऊंचा दिखाना, ये क्या कहलाता है? इसी चीज की स्टडी है ऑक्सीडेंटलिज्म एंड ओरिएंटलिज्म। ठीक, तो ये क्वालिटेटिव मेथड है इस चीज को स्टडी करने के इन देयर रिस्पेक्टिव सोशल लाइफ। उनके अध्ययन ने उनके संबंधित सामाजिक जीवन में दो सिद्धांतों के चित्रण और प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए गुणात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया है। तो ये गुणात्मक तरीका है जिसमें क्या, किस चीज का आप अध्ययन करते हैं? सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं जिसका चित्रण या तो दबाने के लिए किया गया है या उसका मतलब उसका प्रभाव दिखाने के लिए किया गया। तो हम ज्यादातर अगर आप अभी भी अगर आप कोई वेस्टर्न अमेरिकन पुस्तक या अमेरिकन बुक पढ़ते हैं तो आपको वो ज्यादा जो है ऑथेंटिक लग सकती है इन
कंपैरिजन टू इंडियन बुक। ठीक, अगर आप एक इंडियन बुक लेते हैं और एक अमेरिकन बुक लेते हैं, तो आप जो है ज़्यादातर किस पे भरोसा करेंगे? ज़्यादातर आप किस पे भरोसा करते हैं? जो अमेरिका की। ठीक, तो हमारे माइंड में भी किसी न किसी तरह से एक तरह का मतलब डिफरेंस होता है। ठीक, अमेरिकन चीज़ जो होती है उसको हम अच्छा मानेंगे इन कंपैरिजन टू इंडिया। ठीक, माना जाता है, अब आप कितना भी कहें कि नहीं ऐसा नहीं होता है, हम मतलब इंडियन है तो इंडियन को ज़्यादा मानते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो सच्चाई है वो यही। ठीक, तो इसी तरह थ्योरीज में भी यही हुआ। जो एडवर्ड सईद हैं वो यही बताना चाह रहे हैं कि थ्योरीज में यही मामला हुआ कि जो पर्सपेक्टिव थे, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव जो थे, उसको ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंशियल माना गया। ईस्टर्न पर्सपेक्टिव को उतना ज़्यादा भाव नहीं दिया गया, उतना ज़्यादा उसको लाइमलाइट नहीं दिया गया। ठीक, सेल्फ एंड द अदर। सेल्फ एंड द अदर का कॉन्सेप्ट भी एडवर्ड सईद ने दिया है, तो आप जीएच मीट से कंफ्यूज नहीं होना है। सेल्फ एंड अदर, स्वयं और अन। द सेल्फ इज द फैमिलियर, यूरोप द वेस्ट अस। ठीक, तो सेल्फ किसको मानते हैं? जो यूरोप कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज को सेल्फ माना जाता है, क्योंकि जो यूरोप के लोग थे वो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी उनको सेल्फ मानते हैं। ठीक, मतलब अस, यूरोप द वेस्ट अस, मतलब वेस्टर्न पीपल जो है वो अपने आप को जो है एक तरह से सेल्फ मानते थे। अदर किसको मानते थे? जो ईस्टर्न पीपल थे। एंड द अदर इज स्ट्रेंच, जो हमसे अलग थे उनको अदर मान लिया गया, मतलब जो वेस्ट के नहीं थे उनको अदर मान लिया गया। ठीक, जो यूरोप के नहीं थे उनको अदर मान लिया गया था। द ओरिएंट द ईस्ट देम। ठीक, तो उनको क्या कहा गया? ओरिएंट कहा गया, ईस्ट कहा गया और देम कहा गया। ठीक, तो ये एडवर्ड सईद ने बताया कि किसको सेल्फ कहा गया और किसको जो है अदर कहा गया। तो सेल्फ जो वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन सबको सेल्फ में रखा गया और उसको एज अस डिनोट किया गया, या उसको आप कह सकते हैं ऑक्सीडेंट माना गया। ठीक, तो जो वेस्टर्न पीपल हैं उनको ऑक्सीडेंट कहा जाता है और जो ईस्टर्न पीपल हैं उसको ओरिएंट कहा जाता है। तो जो ओरिएंट है उनको ही अदर माना गया, यानी कि जो ईस्टर्न पीपल हैं उनको ही अदर माना गया, उनको ही देम माना गया या अदर माना गया, ये कह सकते हैं आप। स्वयं और अन, स्वयं परिचित है, यूरोप पश्चिम हम, मतलब कि जो यूरोप के लोग हैं, जो पश्चिम के लोग हैं, उनको ही हम माना गया और उनको ही स्वयं कहा गया। ठीक, और आ, अन्य अजीब हैं जिनको ओरियन कहा गया। तो अन्य को एक अजीब तरीके से देखा जाने लगा, मतलब कि जो वेस्टर्न पीपल थे वो जो ईस्टर्न है उनको एक अजीब तरह से देखते थे। मतलब हमारे भी माइंड में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ कम्युनिटीज को या कुछ मतलब ऐसी जगहों को हम बहुत ज्यादा गिरा हुआ मानते हैं और ये सोचते हैं कि ये हम में से नहीं है। ठीक, तो इसी तरह वेस्टर्न पीपल भी जो है ईस्टर्न लोगों को इस तरह से मानते थे। अजीब हैं, ओरिएंट जिनको कहा गया, पूर्व कहा गया और उन्हें कहा गया, मतलब वो अलग हैं हमसे। ठीक, तो ये एडवर्ड सईद ने कहा था। द सेल्फ एंड द अदर कैन बी ट्रांसलेटेड टू द ऑक्सीडेंट और ओरिएंट, अस और देम। ठीक, तो सेल्फ और अदर को दो तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऑक्सीडेंट और ओरिएंट। तो ऑक्सीडेंट कौन है? जो सेल्फ है, और अदर कौन है? जो ओरिएंट। ठीक, तो ऑक्सीडेंट कौन है? जो सेल्फ है, और ओरिएंट कौन है? जो अदर है। द वेस्ट, द रेस्ट, सेंटर और मार्जिन। ठीक, या उसको आप द वेस्ट कह सकते हैं या द रेस्ट कह सकते हैं। तो वेस्ट कौन है? जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो वेस्ट में आ जाएंगी। रेस्ट में कौन आ जाएंगी? जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, यानी कि जो वेस्ट में नहीं है वो रेस्ट है, तो उनको आ, और सेंटर और मार्जिन। सेंटर किसको माना गया? जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, वेस्टर्न पीपल को जो है सेंटर माना गया। और मार्जिन किसको कहते हैं? जो गिरा हुआ हो या मतलब जो बहुत निचले स्तर का हो उसको मार्जिन कहा जाता है। तो मार्जिन में किसको रखा गया? जो ईस्टर्न लोग हैं, ईस्टर्न कंट्रीज को। और जो वेस्ट हैं उनको मेट्रोपॉलिटन भी कहा गया, और जो ईस्ट हैं उनको कॉलोनियल सब्जेक्ट कहा गया। जो ईस्टर्न कंट्रीज थी वही कॉलोनीज में कन्वर्ट हुई, उन्हीं पे कॉलोनियल रूल था। ठीक, तो जो
ईस्टर्न कंट्रीज थी उन्हीं पे कॉलोनियल रूल था, मतलब कि आप देखेंगे जितने भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी वो सब ईस्टर्न कंट्रीज ही थी। ठीक, ओकल और साइलेंट, तो वेस्टर्न कंट्रीज को यानी कि जो वेस्टर्न पीपल हैं उनको ओकल माना गया, और जो ईस्टर्न पीपल हैं या ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनको साइलेंट के तौर पे डिनोट किया गया। तो ये सारे नाम हैं, आपको इससे याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है सेल्फ किसको कहा गया, अदर किसको कहा गया, ऑक्सीडेंट कौन है, ओरिएंट कौन है, अस कौन है, देम कौन है, वेस्ट कौन है, रेस्ट कौन है, सेंटर कौन है, मार्जिन कौन है, मेट्रोपॉलिटन कौन है, कॉलोनियल सब्जेक्ट कौन थे, ओकल और साइलेंट कौन कौन है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। ठीक, सेल्फ एंड द अदर का अनुवाद पश्चिम, पूर्व, हमें, उन्हें, पश्चिम, बाकी, केंद्र, मार्जिन, महानगरीय, औपनिवेशिकीय विषयों, मुखर, मौन में किया जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से आप जो है इनको अलग अलग नाम से जान सकते हैं। जनरली जो कॉन्सेप्ट है जो एडवर्ड सईद ने दिया था वो ऑक्सीडेंट और ओरिएंट का कॉन्सेप्ट दिया था। ऑक्सीडेंट में उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न पीपल हैं वो ऑक्सीडेंट होते हैं और जो ईस्टर्न पीपल हैं वो ओरिएंट होते हैं। वेस्टर्न को सेल्फ माना गया, ईस्टर्न को अदर माना गया। ठीक, क्या रिपीट करना है बताइए। सेल्फ और अस, सेल्फ में जो वेस्टर्न पीपल हैं उनको सेल्फ माना गया, और अस जो है वो जो ईस्टर्न पीपल है। सेल्फ इसलिए माना गया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो अपने आप को जो है ज्यादा डेवलप मानती थी ईस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले में, तो उनकी जो थ्योरीज थी, उनके जो मतलब लॉज थे, उनको ज्यादा बेटर माना गया इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न। ठीक, तो इसीलिए उनको सेल्फ माना गया, और अदर किसको माना गया, जो ईस्टर्न कंट्रीज थी तो उन्हीं को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि ऑक्सीडेंट और ओरिएंट। ऑक्सीडेंट कौन है, जो वेस्टर्न है, ओरिएंट कौन है, जो ईस्टर्न है। ठीक, वेस्ट और रेस्ट कौन है, जो वेस्ट है वो वेस्ट है और जो ईस्ट है वो रेस्ट है। सेंटर और मार्जिन, मतलब वेस्टर्न को जो है सेंटर माना गया, और मार्जिन किसको माना गया, जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ईस्टर्न पीपल हैं। मेट्रोपॉलिटन वेस्ट को माना गया, कॉलोनियल सब्जेक्ट ईस्ट को, ओकल जो वेस्ट थे और साइलेंट जो ईस्ट थे। ठीक, तो इस तरह से अलग अलग नाम से जाना जा रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, बस नाम दिया हुआ है, अलग अलग टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक, और ऑक्सीडेंटलिज्म, ओरिएंटलिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेंटलिज्म क्या होता है, जब आप वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से ईस्टर्न वर्ल्ड की स्टडी करते हैं तो उसको ऑक्सीडेंटलिज्म कहा जाता है। जो जब आप ईस्टर्न पर्सपेक्टिव से वेस्टर्न की स्टडी करते हैं तो उसको ऑक्सीडेंटलिज्म कहा जाता है। जब आप वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से ईस्टर्न वर्ल्ड की स्टडी करते हैं तो उसको ओरिएंटलिज्म कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऑक्सीडेंटलिज्म और ओरिएंटलिज्म स्टडी किसकी हो रही है वो देखिए आप, किसका अध्ययन हो रहा है वो देखिए। अगर स्टडी जो है ईस्टर्न की हो रही है तो ईस्टर्न पीपल को क्या कहा जाता है, ओरिएंट कहा जाता है ना, तो ओरिएंटलिज्म हो जाए। अगर स्टडी जो है ईस्टर्न पीपल की हो रही है तो ईस्टर्न पीपल को ओरिएंट कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ओरिएंटलिज्म। एक मिनट। सो स्टडी किसकी हो रही है ये आप देख लीजिए, देख लेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि किस टर्म की बात हो रही है। ठीक, तो स्टडी अगर ईस्टर्न की हो रही है, ईस्टर्न पीपल को ओरिएंट कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ओरिएंटलिज्म। अब पर्सपेक्टिव उल्टा ही होगा, अगर आप ईस्टर्न वर्ल्ड की स्टडी कर रहे हैं तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव होगा। ठीक, और अगर आप वेस्टर्न की स्टडी कर रहे हैं तो वेस्ट जो पीपल थे उनको क्या कहा जाता था, ऑक्सीडेंट कहा जाता, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेंटलिज्म। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप इससे जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी बात हो रही है।
टाइप्स ऑफ वायलेंस की बात किया है एडवर्ड सईद ने, हिंसा के प्रकार, अलग अलग टाइप्स के वायलेंस की बात किया है। तो वायलेंस के टाइप में जो डीप में मतलब होता क्या है इस टाइप के वायलेंस में, ये नहीं पूछता है आपसे, ज्यादातर आपसे टाइप्स ऑफ वायलेंस पूछता है। तो टाइप्स ऑफ वायलेंस में तीन टाइप के वायलेंस की बात उन्होंने किया है। एक है वायलेंस ऑफ एजेंशियलाइजेशन, दूसरा है एपिस्टीम वायलेंस, essentialization, episteme violence, and the last one is violence of apprehension. वायलेंस ऑफ एप्रीहेंशन, तीन टाइप के वायलेंस की बात किया है एडवर्ड सईद ने, जिसमें सबसे पहले आ जाता है वायलेंस ऑफ एजेंशियलाइजेशन, दूसरा आ जाता है एपिस्टेमिक वायलेंस और तीसरा आता है द वायलेंस ऑफ एप्रीहेंशन। तो ये तीन टाइप के वायलेंस आपको याद रखना है, ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंसा के प्रकार में उन्होंने तीन प्रकार के हिंसा के बारे में बात किया है। एक आता है अनिवार्यता की हिंसा, दूसरा है महामारी संबंधी हिंसा और तीसरा है आशंका की हिंसा। ठीक, तो ये तीन टाइप के हिंसा, तीन प्रकार के हिंसा के बारे में बात किया है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वायलेंस हैज बीन गिवन बाय एडवर्ड सईद, कितने प्रकार के हिंसा के बारे में बताया गया एडवर्ड सईद के द्वारा। ठीक, तो तीन तरह के हैं, ये भी पूछ सकता है कौन कौन से। तो वायलेंस ऑफ एजेंशियलाइजेशन, एपिस्टीम वायलेंस, द वायलेंस ऑफ एप्रीहेंशन, हिंसा के प्रकार, अनिवार्यता की हिंसा, महामारी संबंधी हिंसा, आशंका की हिंसा। ठीक, बुक्स देख लेते हैं। यही जनरली इतने ही कॉन्सेप्ट थे उनके, और भी कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इससे सोशोलॉजी में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जितने सोशोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर ऑक्सीडेंटलिज्म, ओरिएंटलिज्म या टाइप्स ऑफ वायलेंस से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं हम लोग इसी वजह से। उसके बाद बुक्स देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहली जो बुक है वो है ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म कॉन्सेप्ट भी है इनका, तो उससे आप याद रख सकते हैं। 1978 में पब्लिश हुई, 1978 में पब्लिश हुई थी। चूंकि एडवर्ड सईद जो है वो पैलेस्टाइनियन थे, तो द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन ये भी बुक है उनकी। तो चूंकि वो पैलेस्टाइनियन थे तो आप उससे याद रख सकते हैं कि पैलेस्टाइन के कौन थे, एडवर्ड सईद। तो द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन ये भी किसकी बुक हो सकती है, ये एडवर्ड सईद की है, जो 1979 में पब्लिश हुई। कवरिंग इस्लाम, कवरिंग इस्लाम, हाउ द मीडिया एंड एक्सपर्ट डिटरमाइन हाउ वी सी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, तो ये भी बुक है एडवर्ड सईद की, जिसको मतलब कभी कभी आपको सिर्फ कवरिंग इस्लाम दे सकता है, कभी कभी सारे पूरी मतलब जो टाइटल है वो पूरा टाइटल दे सकता है। ये सब टाइटल होते हैं बुक के जो आ, तो सबसे मतलब जो मेन टाइटल है वो है कवरिंग इस्लाम। तो कवरिंग इस्लाम भी आपको पूछ सकता है कि कवरिंग इस्लाम किसकी बुक है, या पूरा आपका टाइटल दे सकता है, उसको पूछ सकता है। तो ये भी एडवर्ड सईद की है, 1981 में पब्लिश हुई। ब्लेमिंग द विक्टिम, ब्लेमिंग द विक्टिम ये भी बुक है एडवर्ड सईद की। इसका सब टाइटल है स्पूरियस स्कॉलरशिप एंड द पैलेस्टाइनियन क्वेश्चन। ठीक, तो आपको अगर पूरा देता है तब तो आप पैलेस्टाइन के कीवर्ड से आप बता पा सकते हैं कि ये एडवर्ड सईद की है, लेकिन अगर सिर्फ ब्लेमिंग द विक्टिम आता है तो ज्यादातर जो पैलेस्टाइन होते हैं उनको विक्टिम माना जाता है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लेमिंग द विक्टिम बुक किसकी है, एडवर्ड सईद की है, जो पब्लिश हुई थी 1988 1988 में पब्लिश हुई। द पॉलिटिक्स ऑफ डिस्पोजेशन, पॉलिटिक्स ऑफ डिस्पोजेशन ये भी बुक है किसकी, एडवर्ड सईद की, जो पब्लिश हुई थी 1995। पीस एंड इट्स डिसकॉन्टेंट्स ये भी बुक है एडवर्ड सईद की। एसे ऑन पैलेस्टाइन इन द मिडल ईस्ट, पीस प्रोसेस, 1995 में पब्लिश हुई है। ठीक, तो ये जनरली 6 बुक हैं। और भी देख लेते हैं कौन कौन सी बुक हैं। द वर्ल्ड, द टेक्स्ट एंड द क्रिटिक, द वर्ल्ड, द टेक्स्ट एंड द क्रिटिक 1983 में पब्लिश हुई। नेशनलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड लिटरेचर, ईड्स एंड टी कॉलोनियलाइजेशन 1988 में पब्लिश हुई। म्यूजिकल इलोबरेशन 1991 में पब्लिश हुई। कल्चर एंड इंपेरियलिज्म 1993। आउट ऑफ प्लेस ऑटोबायोग्राफी थी इनकी, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
आउट ऑफ प्लेस किसकी ऑटोबायोग्राफी थी? तो ये एडवर्ड सईद की थी, 1999 में पब्लिश हुई थी। तो जनरली यही कॉन्सेप्ट हैं एडवर्ड सईद के। एक बार हम लोग और देख लेते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं ताकि आपको याद रहे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट थिंकर की तरफ चलते हैं। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, एक था कॉन्सेप्ट ओरिएंटलिज्म, फिर ऑक्सीडेंटलिज्म, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आया सेल्फ एंड द अदर, स्वयं और अन। फिर टाइप्स ऑफ वायलेंस की बात किया है, वायलेंस ऑफ एजेंशियलाइजेशन, एपिस्टीम वायलेंस, द वायलेंस ऑफ एप्रीहेंशन, अनिवार्यता की हिंसा, महामारी संबंधी हिंसा, आशंका की हिंसा। ये 3 प्रकार के हिंसा के बारे में बात किया। उसके बाद हम लोगों ने बुक देखा है। ठीक, तो ये इतने ही कॉन्सेप्ट हैं एडवर्ड सईद के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पियर बार्डुआ के जो कॉन्सेप्ट हैं वो। सो पियर बार्डुआ के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। पियर बार्डुआ वाज अ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल। ठीक, तो ये फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट एज वेल एज पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे। बार्डुआ's contributions to the sociology of education, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो ज्यादातर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, द थ्योरी ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एस्थेटिक हैव अचीव वाइड इन्फ्लुएंस इन सेवरल रिलेटेड एकेडमिक फील्ड। तो ये जो टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजी जैसे कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, द सोशियोलॉजी ऑफ द थ्योरी ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एस्थेटिक, इन सब की स्टडीज जो है ज्यादा फेमस मानी जाती है पियर बार्डुआ के पर्सपेक्टिव में। तो इनका जन्म हुआ था 1 अगस्त 1930 में, फ्रांस में हुआ था। ठीक, डेथ हुई थी 23 जनवरी 2002, फ्रांस में ही ये भी हुआ था। इन्फ्लुएंस बाय, ये किससे इन्फ्लुएंस थे? मैक्स वेबर, इमाइल डर्कीम, मिशेल फुको। ठीक, मैक्स वेबर, इमाइल डर्कीम और मिशेल फुको। इन्फ्लुएंस इनसे कौन लोग इन्फ्लुएंस थे? तो एंथनी गेडन, लुएक वॉकवन, एडवर्ड लुइस। ठीक, तो इनकी मेथोडोलॉजी जो है वो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इनकी मेथोडोलॉजी है। तो ये याद रखिएगा आप कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है इनकी मेथोडोलॉजी में आता है। इन्होंने पोस्ट स्ट्रक्चरल स्टडीज किया है। सिंबॉलिक वायलेंस, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सिंबॉलिक वायलेंस। मैंने क्या बताया था? सिंबॉलिक क्या होता है? सिंबॉलिक में सारी चीजें आ जाती हैं, लैंग्वेज है, साइंस है, ये सब किस में आ जाती हैं? सिंबॉलिक में आ जाती हैं। तो सिंबॉलिक वायलेंस की बात किया है इन्होंने। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, वायलेंस जो है वो एडवर्ड सईद के सिर्फ 3 टाइप के ही थे, सिंबॉलिक वायलेंस उसमें नहीं थे। ठीक, कभी कभी ऑप्शन में एडवर्ड सईद दे देता है तो आपको लगता है कि वायलेंस की बात तो एडवर्ड सईद ने ही किया था, इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंबॉलिक वायलेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो पियर बार्डुआ ने दिया था। साकेंतिक और सांकेतिक हिंसा के बारे में बात किया है पियर बार्डुआ ने। सिंबॉलिक वायलेंस आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वायलेंस और सिंबॉलिक फोर्स। तो सिंबॉलिक वायलेंस के कई नाम हैं जैसे कि सॉफ्ट वायलेंस या सिंबॉलिक फोर्स। इज अ कॉन्सेप्ट कॉइन्ड बाय फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट पियर बार्डुआ। तो ये कॉन्सेप्ट किसने कॉइन किया था? पियर बार्डुआ ने किया था। प्रतीकात्मक हिंसा, तो सांकेतिक हिंसा या प्रतीकात्मक हिंसा, जिसे नरम हिंसा या प्रतीकात्मक बल भी कहा जाता है। ठीक, फ्रांसीसी समाजशास्त्री पियर बार्डुओ द्वारा गढ़ी गई एक अवधारणा है। ठीक, अब इसमें क्या बात करते हैं वो। अकॉर्डिंग टू बार्डुआ, सिंबॉलिक वायलेंस इज वायलेंस पर perpetrated perpetrated on us through tactic consent on the part of those who fall victim to it, and also often on the part of those who use it, if both do not perceive at all that they use violence or suffer from it.
तो क्या मतलब है इसका? बार्डुआ के अनुसार प्रतीकात्मक हिंसा उन लोगों की ओर से मौन सहमति के माध्यम से हम पर की गई हिंसा है जो उनका शिकार होते हैं, और अक्सर उन लोगों की ओर से भी जो इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर दोनों ये बिल्कुल नहीं समझते हैं कि वे हिंसा का प्रयोग करें या इससे पीड़ित हैं। ठीक, तो ये क्या है? एक तरह से एक आदमी हिंसा करता है और एक हिंसा नहीं करता है। ठीक, तो एक जो हिंसा कर रहा है और जो विक्टिम बन रहा है वो उस हिंसा के खिलाफ नहीं बोलता है। ठीक, एक तरह से चुप रहता है। ठीक, और जो कर रहा है उसको लगता है कि वो ऐसी हिंसा कर सकता है, उसके पास ये पावर है कि वो ऐसी हिंसा कर सकता है। ठीक, तो ये सिंबॉलिक वायलेंस के कुछ फीचर होते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में बात किया है, ये ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पियर बार्डुआ से रिलेटेड। टाइप्स ऑफ कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल सबसे पहले इसमें आता है। इकोनॉमिक कैपिटल, तीन टाइप के कैपिटल के बारे में बात किया है इन्होंने। सबसे पहला आता है इकोनॉमिक कैपिटल। इकोनॉमिक कैपिटल में क्या बात करते हैं ये? इकोनॉमिक कैपिटल refers to material assets that are immediately and directly convertible into money and may be institutionalized in the form of property right। ठीक, तो जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो क्या है? वो आप जो है एक ऐसा मटेरियल एसेट होता है। मटेरियल मतलब जो चीजें थिंग्स में होती हैं, जो दिखती हों, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप छू सकते हो। ठीक, तो जो मटेरियल चीजें होती हैं इकोनॉमिक कैपिटल में वही सारे मटेरियल एसेट्स आ जाते हैं, जिसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली और इमीडिएटली कन्वर्ट कर सकते हैं मनी। ठीक, मतलब कोई भी चीज, आप कोई भी मटेरियल आपके पास है, आप उसको बेच के जो है मनी बना सकते हैं, और उसको जो है एक प्रॉपर्टी राइट के तौर पे देखा जा सकता है। जैसे आपके पास जो मटेरियल होता है वो आपकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो ये एक तरह से आपका उस पर प्रॉपर्टी राइट है। तो अगर आप किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी राइट रखते हैं तो वो आपका क्या हो गया? मटेरियल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल हो गया। चाहे वो आप पैसे के फॉर्म में हो, चाहे मटेरियल के फॉर्म में हो सकता है। आपके पास पैसा हो तो वो भी आपका इकोनॉमिक कैपिटल हो जाएगा। हो सकता है आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो तो वो भी आपकी इकोनॉमिक कैपिटल में ही काउंट किया जाएगा। ठीक, पूंजी के प्रकार, सबसे पहला आता है आर्थिक पूंजी। आर्थिक पूंजी भौतिक संपत्तियों को संदर्भित करती है जो तत्काल और सीधे धन में परिवर्तनीय होती है। ठीक, तो भौतिक संपत्तियों को संदर्भित करती है। भौतिक संपत्तियां हो सकती हैं या पैसे हो सकते हैं। ठीक, दोनों चीजें हो सकती हैं जो तत्काल या सीधे तौर पे धन में परिवर्तन हो जाती है। ठीक, और संपत्ति के अधिकारों के रूप में संस्थागत हो सकती है, और जिसको जो है संस्थागत किया जा सकता है किस तौर पे? संपत्ति के अधिकारों के रूप में। ठीक, तो हो सकता है कि उस संपत्ति पे आपको अधिकार दे दिया जाए। तो अगर आप किसी संपत्ति पे आपका कोई अधिकार है तो वो आपकी आर्थिक पूंजी है। अगर आपके पास पैसा है तो वो क्या है? आपका आर्थिक पूंजी है। कोई भी आपकी भौतिक संपत्तियां हैं वो आपकी आर्थिक पूंजी में आता है। ठीक, तो ये हो गया एक पूंजी के प्रकार यानी कि फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। दूसरा आता है कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक राजधानी। ठीक, कल्चरल कैपिटल यानी कि सांस्कृतिक राजधानी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, पूंजी होगा ये, सांस्कृतिक पूंजी। ठीक, तो कल्चरल कैपिटल इज द accumulation of knowledge, behavior, and skill that a person can tap into to demonstrate one's cultural competence and social status। तो अगर किसी के कल्चर की वजह से उसका एक कैपिटल, एक स्टेटस बनता है तो वो उसका क्या है? कल्चरल कैपिटल है। तो कुछ ऐसी नॉलेज होती हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर स्किल्स होती हैं जिसको अगर वो आदमी एक्वायर कर लेता है तो उसके पास वो एक तरह का कल्चरल कैपिटल होता है। कल्चर सारे लोगों के लिए कैपिटल होता है एक तरह से। ठीक, तो जो कल्चर लोग होते हैं उनका एक अलग स्टेटस होता है, एक अच्छा स्टेटस होता है। ठीक, तो एक तरह से आपके पास कल्चरल कैपिटल भी होता है। सांस्कृतिक पूंजी ज्ञान, व्यवहार और कौशल का संचय है। ठीक, तो ज्ञान, व्यवहार और कौशल का संचय है जिसे एक व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक क्षमता और सामाजिक स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग करता है। तो अपनी समाज में उसकी क्या स्थिति है उसको प्रदर्शित करने के लिए वो अपनी सांस्कृतिक पूंजी का इस्तेमाल करता है। ठीक, जैसे कि हम जो है किसी कल्चर को
अपर स्टेटस में रखते हैं और किसी कल्चर को लोअर स्टेटस में रखते हैं। तो एक तरह से वो भी एक तरह का कैपिटल हो गया, कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक पूंजी। कल्चरल कैपिटल कुड बी स्प्लिट इनटू 3 कैटेगरीज। तो कल्चरल कैपिटल को भी 3 कैटेगरी में स्प्लिट किया जा सकता है, एम्बॉडीड, ऑब्जेक्टिफाइड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। एम्बॉडीड, ऑब्जेक्टिफाइड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि cultural capital can be split into three types, three categories, which among them is correct। ठीक, तो ये कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है इससे रिलेटेड। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कल्चरल कैपिटल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसका अलग अलग पार्ट क्या है, एम्बॉडीड, ऑब्जेक्टिफाइड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। सांस्कृतिक पूंजी को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक, तो जो सांस्कृतिक पूंजी होती है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, सन्निहित, वस्तुनिष्ठ एंड संस्थागत। ठीक, सन्निहित, सन्निहित, वस्तुनिष्ठ एंड संस्थागत। ठीक, तो 3 तरीके से इसको बांटा जा सकता है। नेक्स्ट आता है सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी। सोशल कैपिटल यानी कि सामाजिक पूंजी। सोशल कैपिटल क्या होता है, आपकी पहचान किससे, आपकी मतलब यही होता है ना सोशल कैपिटल, आपका समाज में क्या वैल्यू है, आप कितने लोगों से आपका इंटरेक्शन हो रहा है, कितने लोगों से आपकी जान पहचान है, ये आपका जो है सोशल कैपिटल होता है। या सोसाइटी में आपका स्टेटस क्या है, वो आपका सोशल कैपिटल होता है। बार्डुआ सॉ सोशल कैपिटल एज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये क्या है, इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, रादर देन द कलेक्टिव। ये कलेक्टिव प्रॉपर्टी नहीं होती, जैसे कल्चर क्या है, कलेक्टिव प्रॉपर्टी है। ठीक, ड्राइव प्राइमरली फ्रॉम वन सोशल पोजीशन एंड स्टेटस। ये ज्यादातर आपकी सोशल पोजीशन क्या है या आपका स्टेटस क्या है, उससे आपका सोशल कैपिटल डिसाइड होता है। ठीक, तो सोशल कैपिटल मतलब समाज में आपकी क्या वैल्यू है, क्या स्टेटस है, ये आपका सोशल कैपिटल डिसाइड करता है। बार्डुआ के ने सामाजिक पूंजी को सामूहिक के बजाय व्यक्ति की संपत्ति के रूप में देखा है। ठीक, तो ये भी आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, which among the capitals which among the types of capital according to Bardua is the individual property rather than collective property। तो वो हो जाएगा सोशल कैपिटल। ठीक, मतलब कि किसने, किसको जो है बार्डुआ ने, किस तरह की पूंजी को बार्डुआ ने सामूहिक के बजाय व्यक्ति की संपत्ति माना है, तो वो हो जाएगा सामाजिक पूंजी। ठीक, जो मुख्य रूप से किसी की सामाजिक स्थिति और स्थिति के प्राप्त हुई। ठीक, तो मतलब कि समाज में उसकी क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, उस बेसिस पे उसका सामाजिक पूंजी डेवलप होता है, बनता है। Social capital enables a person to exert power on the group or individual who mobilizes the resources। ठीक, तो सोशल कैपिटल क्या करता है, किसी भी पर्सन को पावर इस्तेमाल करने के लिए कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, ऑन द ग्रुप और इंडिविजुअल, किसी भी ग्रुप पे आप अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं या इंडिविजुअल पे, हु मोबिलाइजेज द रिसोर्सेज, जिसके पास रिसोर्सेज हों। सामाजिक पूंजी एक व्यक्ति को उस समूह या व्यक्ति पर शक्ति लगाने में सक्षम बनाती है जो संसाधन जुटाता है। ठीक, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसने रिसोर्सेज को जमा करके रखा है, उसके ऊपर पावर इस्तेमाल कर सकता है कौन, जिसके पास सोशल कैपिटल। ठीक, जिसके पास सामाजिक पूंजी है। These all forms of capital includes in class theory। ये जो कैपिटल हैं वो किस में आते हैं, बार्डुआ की जो क्लास थ्योरी है उसमें जो है ये फॉर्म्स ऑफ कैपिटल आते हैं। तो ये भी याद रखना है, हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि जो फॉर्म्स ऑफ कैपिटल हैं वो किस थ्योरी में आते हैं बार्डुआ के, तो वो क्लास थ्योरी में आते हैं। पूंजी के इन सभी रूपों में वर्ग सिद्धांत शामिल है। ठीक, तो जो पूंजी के अलग अलग रूप उन्होंने बताए हैं वो कौन से सिद्धांत में है, तो ये वर्ग सिद्धांत में शामिल है। ठीक, क्लास थ्योरी यानी कि वर्ग सिद्धांत। तो ये छोटी छोटी जो डिटेल है ये भी याद रखना, क्योंकि एमसीक्यू इस बहुत छोटी डिटेल से ही बनता है। ठीक, हैबिटस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बार्डुआ का है वो क्या है, हैबिटस। तो आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है हैबिटस का कॉन्सेप्ट किसका है, या आपको मैथ्स
कोड मैच करने के लिए दे दिया जाता है हैबिटस का। लेकिन हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हैबिटस होता क्या है। ठीक, इन सोशियोलॉजी हैबिटस इज अ कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय पियर बॉर्डुआ एंड रिफर्स टू द नॉर्म्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड। तो हैबिटस क्या है? नॉर्म्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, ये सब हैबिटस में आ जाता है। हैबिटस वैसे क्या होता है जनरली, अगर हम लोग बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में हैबिटस यानी कि आदत को देखें तो हैबिटस कहते हैं कि ऐसा मतलब फेवरेबल इन्वायरमेंट, ऐसा मतलब सक्षम इन्वायरमेंट कहेंगे, ऐसा फेवरेबल इन्वायरमेंट जिसमें कोई भी एनिमल्स या प्लांट रहते हैं। जैसे कि अगर आप मछली की बात करें तो मछली का जो हैबिटस है वो क्या है? वाटर है। ठीक, क्योंकि वाटर में ही उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल सकता है रहने की। ठीक, उसका जो आदत कहेंगे या क्या कहेंगे बायोलॉजी में, हैबिटस का मतलब यही होता है कि अगर आप बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में देखें। लेकिन सोशियोलॉजी में जो पियर बार्डुआ ने हैबिटस को एक्सप्लेन किया है, उसका क्या मतलब है? जो नॉर्म्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड होते हैं वो आपके हैबिटस में आ जाते हैं। और जो बिहेवियर है ऑफ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, एक सोशल ग्रुप का, एक सोशल क्लास का क्या बिहेवियर है, क्या एटीट्यूड है, क्या वैल्यू है, क्या नॉर्म्स है, वो सब उसके हैबिटस में आ जाता है। समाज शास्त्र में आदत पियर बार्डुआ द्वारा विकसित एक अवधारणा है और एक विशेष सामाजिक समूह या सामाजिक वर्ग के मानदंडों, तो किसी विशेष सामाजिक समूह या सामाजिक वर्ग का क्या मानदंड है, उनके मानदंडों, मूल्यों, दृष्टिकोणों और व्यवहारों को संदर्भित करता है। तो अगर मैं पूछूं कि फला जो है सामूहिक समूह समाज का या सामूहिक वर्ग, सामाजिक वर्ग का या सामाजिक समूह का क्या आदत है, तो आप क्या बताएंगे? उनके मानदंड क्या हैं, उनके मूल्य क्या हैं, उनके दृष्टिकोण क्या है या उनके व्यवहार क्या है। क्योंकि आदत जो है इन्हीं सबको संदर्भित करता है अकॉर्डिंग टू पियर बार्डुआ। पियर बार्डुआ के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो हिस्ट्रेसिस, उन्माद, हिस्टेरेसिस का कॉन्सेप्ट भी जो है वो पियर बार्डुआ का है, उन्माद का कॉन्सेप्ट भी पियर बार्डुआ का है। तो हिस्टेरेसिस अराइजेस when a mismatch and time lag is encountered between the two ontological distinct but interrelated। ठीक, सो उन्माद तब उत्पन्न होता है जब एक बेमेल और समय अंतराल दोनों के बीच सत्तात्मक रूप से भिन्न लेकिन परस्पर संबंधित होता है। ठीक, तो जब दो बिटवीन द टू ऑन्टोलॉजिकल डिस्टिंक्ट बट इंटररिलेटेड। हिस्टेरेसिस कब होता है? जब मिसमैच हो, किसमें किसमें, या टाइम लैग हो। मिसमैच हो मतलब कि दोनों चीजें मैच ना कर रही हो, टाइम लैग मतलब कि अलग अलग टाइम हो रहा हो दोनों के बीच में। इस इनकाउंटर बिटवीन द टू ऑन्टोलॉजिकल डिस्टिंक्ट बट, ऑन्टोलॉजिकल डिस्टिंक्ट मतलब किसको कहेंगे? ऑन्टोलॉजी कहते हैं कि नॉलेज को, मतलब नॉलेज हासिल करने को या नॉलेज को फाइंड आउट करने को ऑन्टोलॉजी कहा जाता है। तो उनमें अगर डिस्टिंक्शन हो या लेकिन वो जो है ऑन्टोलॉजिकल जो डिस्टिंक्शन है वो रिलेटेड भी है। ठीक, डिस्टिंक्शन है लेकिन दोनों रिलेटेड है। ठीक, अगर उसमें मिसमैच होता हो तो उसको हिस्टेरेसिस कहा जाता है। जनरली आपसे ये पूछ सकता है कि हिस्टेरेसिस का कॉन्सेप्ट किसने दिया। ठीक, उन्माद तब उत्पन्न होता है जब एक बेमेल और समय, बेमेल मतलब जो मेल ना खाते हो, और जिसके अंदर समय अंतराल हो, दोनों के बीच सत्तात्मक रूप से भिन्न लेकिन परस्पर संबंधित होते हैं। तो इसमें सत्तात्मक रूप से भिन्न और लेकिन वो आपस में जो है संबंधित होते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम से ही अलग होते हैं, तो उनको उन्माद कहा जाता है। फील्ड, फील्ड का कॉन्सेप्ट भी दिया है पियर बार्डुआ ने। तो इसमें क्या कहते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। फॉर बार्डुआ फील्ड डिनोट्स एरिनाज ऑफ प्रोडक्शन, एरिनाज ऑफ प्रोडक्शन, circulation and appropriation and exchange of goods, services, knowledge or status, and the competitive position held by actors in their struggle to accumulate, exchange and monopolize different kind of power resources। ठीक, तो जो आपका कैपिटल है उसको इकट्ठा करना, उसको एक्सचेंज करना, नॉलेज है, स्टेटस है, इन सबको एक्सचेंज करना। ठीक, ये सब क्या आ जाता है? फील्ड में आ जाता है। फील्ड डिनोट्स एरिनाज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि किस तरह से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई चीज,
उसको सर्कुलेट कैसे कर सकते हैं, उसको एप्रिसिएट कैसे करते हैं, उस और जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स आ जाते हैं, सर्विसेज हैं, नॉलेज हैं, तो गुड्स, सर्विसेज और नॉलेज, स्टेटस या पोजीशन, कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो भी होता है एक एक्टर्स के पास, वो सब का एक्सचेंज जो है वो फील्ड में आ जाता है। ठीक। मैदान, बाडुआ के लिए क्षेत्र, मैदान नहीं होगा, ये क्षेत्र होगा। क्षेत्र, बाडुआ के लिए क्षेत्र उत्पादन, परिसंचरण और विनियोग और माल, सेवाओं, ज्ञान या स्थिति के आदान प्रदान के क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक, तो जो क्या है, विनियोग और माल, सेवाओं, ज्ञान या स्थिति के आदान प्रदान को ही आ, दर्शाता है क्षेत्र। और भिन्न प्रकार के शक्ति संसाधनों, और बहुत से जो शक्ति संसाधन है वो भी किस में आ जाते हैं, क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक, पूंजियां होगी, ये राजधानियां नहीं होगी पूंजी होगा। ठीक, पूंजियों को जमा करने, विनिमय करने और एकाधिकार करने के लिए अभिनेताओं द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी पदों को दर्शाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, क्षेत्र में आ जाती हैं। कल्चरल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है पियर बाडुआ ने। कल्चरल रिप्रोडक्शन में ये क्या कहते हैं देख लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू बाडुआ, कल्चरल रिप्रोडक्शन इज द सोशल प्रोसेस थ्रू विच कल्चर इज रिप्रोड्यूस अक्रॉस जनरेशंस। ठीक, तो ये क्या है, कल्चरल रिप्रोडक्शन क्या है, एक सोशल प्रोसेस है जिसमें जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कल्चर का रिप्रोडक्शन होता है, विच through which culture is reproduced across generations, especially through the socializing influence of major institution। जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी जो सोशलाइजेशन इन्फ्लुएंस होता है, मतलब उनके सोशलाइजेशन, जो सोशलाइजेशन सोशलाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मेजर इंस्टीट्यूशन, मतलब जो मेजर इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका जो सोशलाइजेशन का इन्फ्लुएंस होता है, उसकी वजह से जो अलग अलग कल्चर रिप्रोड्यूस होते हैं, उसी को इन्होंने नाम दिया है कल्चरल रिप्रोडक्शन। ठीक, सांस्कृतिक प्रजनन, बाडुआ के अनुसार सांस्कृतिक पुनरुत्पादन एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक, तो सांस्कृतिक पुनरुत्पादन क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, पुनरुत्पादन या प्रजनन कह सकते हैं आप। ठीक, एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पीढ़ियों में संस्कृति का पुनरुत्पादन किया जाता है। ठीक, विशेष रूप से प्रमुख संसाधनों के सामाजिक प्रभाव को के माध्यम से। ज्यादातर बहुत सारे संसाधन होते हैं, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कल्चर रिप्रोड्यूस होते हैं, या संस्कृति जो है वो संस्कृति का उत्पादन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किया जाता है, वही क्या है, सांस्कृतिक प्रजनन है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, जो कुछ प्रमुख संसाधन होते हैं जिसके द्वारा ये किया जाता है। ठीक, कुछ सोशलाइजिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसके जरिए ये किया जाता है। तो कल्चरल रिप्रोडक्शन यानी कि सांस्कृतिक प्रजनन या सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, ये कॉन्सेप्ट भी पियर बाडुआ ने दिया था। इम्बॉडीमेंट और बॉडली हेक्सिस, ये भी कॉन्सेप्ट पियर बाडुआ ने दिया है, इम्बॉडीमेंट और बॉडली हेक्सिस। अवतार या शारीरिक हेक्सिस, ये भी कॉन्सेप्ट जो है, ये भी अवधारणा जो है वो पियर बाडुआ ने दिया है। तो इसका क्या मतलब होता है, इम्बॉडीमेंट और बॉडली हेक्सिस इज द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ऑल द फैक्टर दैट मेक अप वंस हैबिटस। ठीक, तो जो एक आदमी का जो हैबिटस है उसका अगर पॉलिटिकल एक्सप्रेशन किया जाए तो वो क्या है, इम्बॉडीमेंट और बॉडली हेक्सिस है, विच आर इम्बॉडीड आर इम्बेडेड इन आवर फिजिकल बी। ठीक, इम्बॉडीड मतलब जो आपके अंदर डाला गया हो। ठीक, आपको सिखाया गया हो जो सारी चीजें, वो क्या है, एक तरह से इम्बॉडीड होती है। अवतार या शारीरिक हेक्सिस उन सभी कारकों की राजनीतिक अभिव्यक्ति है जो किसी के निवास स्थान नहीं होगा ये, जो किसी के आदत को, हैबिटस मतलब होता है आदत,
आदत को बनाते हैं जो हमारे भौतिक अस्तित्व में सन्निहित या अंतर्निहित है। ठीक, तो इम्बॉडीमेंट और बॉडली हेक्सिस यानी कि अवतार या शारीरिक हेक्सिस का कॉन्सेप्ट भी पियर बार्डुआ ने दिया है, ये आपको याद रखना है। थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस भी किसके जरिए दिया गया था, ये भी पियर बार्डुआ ने दिया है। बार्डुआज थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस सेट अप अ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड हैबिटस। तो ये जो थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस है वो क्या है, दो चीज के बीच में रिलेशनशिप को सेटअप करती है, स्ट्रक्चर और हैबिटस के बीच में, बिटवीन स्ट्रक्चर एंड हैबिटस एंड प्रैक्टिस ऑफ द इंडिविजुअल एजेंट्स। ठीक, प्रैक्टिस ऑफ द इंडिविजुअल एजेंट्स dealing with the relationship between the objective structure and the cognitive and motivating structure which they produce and which tend to reproduce them। ठीक, अभ्यास का सिद्धांत क्या है, बार्डुआ के अभ्यास का सिद्धांत संरचना और व्यक्तिगत एजेंट के आदत और अभ्यास के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक, तो व्यक्तिगत एजेंट के आदत और अभ्यास के बीच संबंध को स्थापित करता है। उद्देश्य संरचनाओं और संज्ञानात्मक और प्रेरक संरचनाओं के बीच संबंध जो वे पैदा करते हैं और जो उन्हें पुनः पेश करते हैं से निपटते हैं। ठीक, तो ये अभ्यास का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, ये भी जो है पियर बार्डुआ का कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है हु गेव द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, डॉक्सा। डॉक्सा का भी कॉन्सेप्ट जो है वो पियर बार्डुआ ने दिया है। तो इसमें क्या कहते हैं वो, अ सेट ऑफ अनक्वेश्चन बिलीफ बाय विच एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो ये डॉक्सा क्या है, अनक्वेश्चन बिलीफ, मतलब ऐसी बिलीफ जो क्वेश्चन ना की जा सकती हो। ठीक, जिसके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। बाय विच एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, पीपल्स, थिंग्स, वंस ओन सोशल सिचुएशन एंड प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। आर ग्रास्प्ड एज नेचुरल टेकन फॉर ग्रांटेड। ठीक, जिसको जो है ये मान लिया जाता है कि ये नेचुरल है। ठीक, निर्विवाद मान्यताओं का एक समूह। तो डॉक्सा क्या है, निर्विवाद मान्यताओं का एक समूह होता है जिसके द्वारा दुनिया और उसके घटकों, लोगों, चीजों, किसी की अपनी सामाजिक स्थिति और प्रथाओं के पहलुओं को प्राकृतिक के रूप में समझा जाता है। ठीक, तो उनको क्या समझा जाता है, प्राकृतिक के रूप में, यानी कि नेचुरल समझा जाता है। जो भी पीपल है, थिंग है, वंस ओन सोशल सिचुएशन एंड प्रैक्टिसेस, इन सारी चीजों को नेचुरल समझ लिया जाता है। तो इसको क्या कहा जाएगा, डॉक्सा कहा जाएगा। ठीक, निर्विवाद मान्यताओं का एक समूह जिसके द्वारा दुनिया और उसके घटकों, तो दुनिया और उसके घटकों, घटक में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे लोग हैं, चीजें हैं, या अपनी सामाजिक स्थिति या प्रथाएं हैं, ये सब क्या मान लिया जाता है, प्राकृतिक मान लिया जाता है। ठीक, प्राकृतिक रूप में समझा जाने लगता है, तो उसी को क्या कहा है, पियर बार्डुआ ने डॉक्सा कहा। ठीक, डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का भी कॉन्सेप्ट दिया है पियर बार्डुआ ने। तो डिस्टिंक्शन में क्या कहते हैं ये, बार्डुआ आर्ग्यूड दैट दोज विद हाई सोशल एंड कल्चरल कैपिटल, जिसके पास जो है बहुत हाई सोशल एंड कल्चरल कैपिटल होता है, मतलब जो मतलब ऊंचे कल्चर के होते हैं या हाई सोशल स्टेटस होता है समाज में, आर स्टेटस। ठीक, तो हाई सोशल कल्चर, हाई सोशल एंड कल्चरल कैपिटल एंड हाई स्टेटस हो किसी का भी, are the arbiter of taste, and Hatton's own particular taste comes from the milieu and social class in which one lives, that is one's feet। भेद, बार्डुआ ने तर्क दिया कि उच्च सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी या स्थिति वाले स्वाद के माध्यम है, मध्यस्थ हैं, और उसका अपना विशेष स्वाद उस परिवेश और सामाजिक वर्ग से आता है जिसमें कोई रहता है, अर्थात उसका क्षेत्र। तो इसका क्या मतलब हुआ डिस्टिंक्शन का, मैं बताऊं। डिस्टिंक्शन का मतलब ये होता है कि जिसका हाई स्टेटस होता है, हाई कल्चर होता है, या हाई 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 कल्चरल कैपिटल या हाई सोशल कैपिटल हो या उसका हाई स्टेटस हो, उसी को एज अ टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। एज अ टेस्ट मतलब उसी के टेस्ट को हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट मानते हैं, मतलब वो किस तरह से कपड़े पहन रहा है तो उसको ही हम सबसे अच्छा तरीका मानने लगेंगे। ठीक, तो एक तरह से जो उसका टेस्ट होता है वही ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाने लगता है। ठीक,
टेस्ट यहाँ पे ये नहीं है कि खाने वाला टेस्ट। टेस्ट मतलब ये है कि वो क्या पहन रहा है, किस तरह से अपनी लाइफ गुजार रहा है, किस तरह से मतलब हाँ, खाना भी आ जाएगा उसमें, किस तरह से खा रहा है या किस तरह से पहन रहा है या किस तरह से चल रहा है। ये सारी चीजें जो है, जो हाई स्टेटस, जो हाई सोशल कल्चरल कैपिटल वाले होते हैं या हाई स्टेटस वाले होते हैं, उन्हीं को कॉपी किया जाता है। और उनका खुद का ये हाई जो मतलब ये सारा टेस्ट जो है वो कहाँ से आता है, जिस ग्रुप में जिस फील्ड में वो रहते हैं उनके अपने फील्ड से ही वो टेस्ट आता है। तो उसी को इन्होंने डिस्टिंक्शन कहा। ठीक। भेद बाडुआ ने तर्क दिया है कि उच्च सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी या स्थिति वाले स्वाद के माध्यम है। तो यही जो है स्वाद के माध्यम होते हैं। स्वाद के माध्यम मतलब उन्हीं को लोग कॉपी करना चाहते हैं, और उसका अपना निषेध स्वाद और उसका जो अपना स्वाद है या परिवेश है वो कहाँ से आता है, और सामाजिक वर्ग से आता है। उस परिवेश और सामाजिक वर्ग से आता है। तो उसका जो अपना विशेष स्वाद है वो कहाँ से आता है, वो आता है परिवेश और सामाजिक वर्ग से जिसमें वो रहते हैं, यानी कि जो उनका क्षेत्र है। तो जिसमें वो रहते हैं वो उसको क्या कहा है बाडुआ ने, फील्ड कहा है, यानी कि क्षेत्र कहा है। तो उनके क्षेत्र से ही आता है। तो ये भी कह सकते हैं कि जो डिस्टिंक्शन में हाई कल्चरल या सोशल कैपिटल वाले आते हैं, उनका टेस्ट कहाँ से आता है या उनका स्वाद कहाँ से आता है, जो तो इसका आंसर हो जाएगा उनका अपना फील्ड, यानी कि उनका क्षेत्र। टेस्ट। अब टेस्ट के बारे में क्या कहते हैं ये, स्वाद। टेस्ट इज व्हाट ब्रिंग्स टुगेदर थिंग्स एंड पीपल दैट गो टुगेदर। तो टेस्ट क्या है, जो लोगों को एक साथ लाती है, चाहे कोई चीज हो चाहे लोग हों, एंड पीपल दैट गो टुगेदर, जो एक साथ चलते हैं। ठीक, वो क्या है, टेस्ट है। स्वाद वो है जो लाता है एक साथ चीजें और लोग जो एक साथ चलते हैं। ठीक, तो स्वाद क्या है, जो चीजों और लोगों को एक साथ लाता है, जो एक साथ चलते हैं। ठीक, तो ये आपको डेफिनेशन दी रहेगी हाँ टेस्ट की। हाँ, कि बाडुआ का जो टेस्ट है उसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये भी कह सकते हैं कि टेस्ट इज व्हाट ब्रिंग्स टुगेदर थिंग्स एंड पीपल दैट गो टुगेदर। तो टेस्ट क्या है, जो चीजों को एक साथ लाता हो या लोगों को एक साथ लाता हो जो एक साथ चलते हैं। स्वाद वह है जो लाता है एक साथ चीजों और लोगों को जो एक साथ चलते हैं। मतलब किस वजह से लोग एक साथ आते हैं, किस चीज की वजह से लोग एक साथ आते हैं और एक साथ चलते हैं, उसी को टेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का भी कॉन्सेप्ट जो है वो पियर बाडुआ ने दिया है। ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए मैं नेक्स्ट क्लास पे नहीं मूव करूँगा। हाँ, थोड़ा सा 10-5 मिनट और लगेगा, क्लास कंप्लीट हो जाएगी। बाडुआ इंसिस्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्सिव सोशोलॉजी। ये ज़्यादातर जो है रिफ्लेक्सिव सोशोलॉजी को इम्पोर्टेंस देते हैं। इन विच सोशोलॉजिस्ट मस्ट एट ऑल टाइम्स, जिसमें जो है सोशोलॉजिस्ट को हर समय कंडक्ट देयर रिसर्च विद कॉन्शियस अटेंशन, अपने रिसर्च को हमेशा कॉन्शियस अटेंशन में ही करना चाहिए। टू द इफेक्ट ऑफ देयर ओन पोजीशन, अपने अपनी पोजीशन के इफेक्ट से ही देयर ओन सेट्स ऑफ इंटरनलाइज स्ट्रक्चर एंड हाउ दीज आर लाइकली टू डिजॉर्ट और प्रिजुडिस देयर ऑब्जेक्टिविटी। तो इसी को उन्होंने रिफ्लेक्सिविटी कहा है। रिफ्लेक्सिव सोशोलॉजी पे ज्यादातर ये फोकस करते हैं और ये कहते हैं कि हमेशा जो है कॉन्शियस अटेंशन के साथ रिसर्च होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिविटी में क्या कहते हैं बाडुआ, बाडुआ एक चिंतनशील समाजशास्त्र के महत्व पर जोर देते हैं। ठीक, जिसमें समाजशास्त्रियों को हर समय अपने स्वयं की स्थिति, आंतरिक संरचनाओं के अपने स्वयं के सेट के प्रभावों पर सचेत ध्यान के साथ अपना शोध करना चाहिए। मतलब उसका अपनी सोच क्या है, अपना अपना जो इंटरनलाइज स्ट्रक्चर है, या मतलब और क्या कहेंगे उसको, इंटरनलाइज स्ट्रक्चर, और जो उसका प्रिजुडिस या ऑब्जेक्टिविटी है उसको साइड में रखते हुए उस पे मतलब ध्यान लगाते हुए अपना रिसर्च करना चाहिए। मतलब ये सारी चीजें उसकी उसमें नजर आनी चाहिए। ठीक, रिफ्लेक्सिविटी इसी को कहते हैं। बाडुआ एक चिंतनशील समाजशास्त्र के महत्व पर जोर देते हैं, जिसमें समाजशास्त्रियों को हर समय अपने स्वयं की स्थिति, आंतरिक संरचनाओं और अपने स्वयं के सेट के प्रभावों पर सचेत ध्यान के साथ अपना शोध करना चाहिए, और वो ये कैसे उनकी निष्पक्षता को विकृत या पूर्वग्रहित करने की संभावना रखते हैं। और ये भी देखना है कि जो ऑब्जेक्टिविटी है, आपका जो इंटरनलाइज स्ट्रक्चर है,
ये आपके रिसर्च पे क्या मतलब इफेक्ट डाल रहे हैं? हाँ, बस 5 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाई कल्चर यानी कि समृद्ध संस्कृति क्या होती है? हाई कल्चर, दिस इज द कल्चर ऑफ द इलाइट एंड यूजुअली रिफर्स टू artistic endeavors such as music, dance, theater, certain writings, architecture, etc. हाई कल्चर में क्या आ जाते हैं? जो एलिट के कल्चर होते हैं, एलिट के जो कल्चर होते हैं, जो हाई स्टेटस वाले लोग होते हैं, उनके जो कल्चर होते हैं वो हाई कल्चर में आ जाते हैं। जैसे कि बहुत सारी म्यूजिक्स हैं, डांस हैं, थिएटर हैं और राइटिंग्स, आर्किटेक्चर, ये सब चीजें आ जाती हैं। उच्च संस्कृति क्या है? यानी कि समृद्ध संस्कृति या उच्च संस्कृति दोनों कह सकते हैं। ये अभिजात वर्ग की संस्कृति है। ठीक, तो ये अभिजात वर्ग की संस्कृति है। आमतौर पर संगीत, नृत्य, रंगमंच, निश्चित लेखन, वास्तुकला आदि जैसे कलात्मक प्रयासों को संदर्भित करती है। High culture is the realm of elites, and once something become part of the popular culture, elites will usually abandon the practice. ठीक, तो ऐसी प्रैक्टिस होती हैं जो एलिट्स करते हैं। अगर वो मतलब बहुत पॉपुलर हो जाए, ठीक, मतलब बहुत फेमस हो जाए, तो उसको जो है वो बंद कर देंगे। मतलब कि कॉमन हो जाएगी तो उसको बंद कर देंगे। ठीक, उच्च संस्कृति अभिजात वर्ग का क्षेत्र है और एक बार लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन जाए तो दो होती हैं, एक पॉपुलर कल्चर, एक हाई कल्चर होता है। पॉपुलर कल्चर वो होता है जो एलिट का नहीं होता है, बाकी लोगों का होता है। तो अगर वो जो कल्चर है हाई कल्चर वो पॉपुलर कल्चर बच जाए, मतलब सारे लोग वो काम करने लगे, तो उसको एलिट जो है छोड़ देते हैं। ठीक, तो ऐसे संस्कृतियां जो लोकप्रिय लोकप्रिय संस्कृति में आ जाएं वो उच्च संस्कृति वाले यानी कि अभिजात वर्ग वाले लोग जो है उसको छोड़ देते हैं। प्रैक्टिस एंड ऑफिशियल किनशिप के बारे में बात किया इन्होंने। बस 5 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रैक्टिस एंड ऑफिशियल किनशिप, व्यवहारिक और आधिकारिक रिश्तेदारी के बारे में बात किया है पियर बार्डुआ ने। प्रैक्टिस प्रैक्टिकल किन किसको कहा है? दोज रिलेटिव, क्लाइंट्स, फ्रेंड्स अपॉन हुम वन कैन कॉन्स्टेंटली कॉल इन वर्च्यू ऑफ हैविंग मेंटेन कॉन्सेंट इंटरेक्शन विद देम थ्रू द गिफ्ट एक्सचेंज एंड अदर मीन्स। तो मतलब हमेशा वो अपने इंटरेक्शन को मेंटेन रखता है। तो ऐसी किनशिप, चाहे वो फ्रेंड्स हों, ठीक, रिलेटिव हों, क्लाइंट्स हों, तो वो किस में आ जाते हैं? प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। व्यवहारिक और आधिकारिक रिश्तेदारी, व्यवहारिक नातेदारी क्या होती है? वे रिश्तेदार, ग्राहक, मित्र जिनसे जिनसे कोई भी उपहार, विनिमय और अन्य माध्यमों के माध्यम से उनके साथ निरंतर बातचीत बनाए रखने के आधार पर लगातार कॉल कर सकता है। मतलब कि प्रैक्टिकल किनशिप यानी कि व्यवहारिक नातेदारी क्या होगी? जिसको आप हमेशा बनाए रखते हैं। ठीक, चाहे वो गिफ्ट के माध्यम से, चाहे वो आपके क्लाइंट हैं, फ्रेंड हैं, किसी भी माध्यम से आप उसमें उनसे जो है लगातार जुड़े रहते हैं, तो ऐसे लोग जो है व्यवहारिक रिश्तेदार यानी कि प्रैक्टिकल किनशिप में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑफिशियल किनशिप, अ कैटेगरी गिवन वंस एंड फॉर ऑल बाय द नॉर्म्स ऑफ जीनोलॉजिकल प्रोटोकॉल। आधिकारिक रिश्तेदारी वंशावली प्रोटोकॉल के माध्यम के द्वारा एक बार और सभी के लिए दी गई श्रेणी। ठीक, तो ऑफिशियल किनशिप क्या होती है? जो एक बार होती है और हमेशा के लिए होती है। ठीक, बायोग्राफिकल इलोजन के बारे में बात किया है पियर बार्डुआ ने। जीवनी संबंधी भ्रम के बारे में बात किया है। नोमोस, नोमोस का कॉन्सेप्ट भी पियर बार्डुआ ने दिया है। बार्डुआ डिफाइंस नोमोस एज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ विजन एंड डिवीजन। ठीक, तो नोमोस क्या है? एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है विजन एंड डिवीजन का, द डिवीजन बिटवीन माइंड बॉडी मेल फीमेल। ठीक, तो डिवीजन क्या है? माइंड बॉडी मेल फीमेल के बीच का डिवीजन। और ऑर्गेनाइजिंग लॉज ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट गवर्न प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंस विद इन अ फील्ड। बार्डुआ नोमोज को दृष्टि और विभाजन, दिमाग, शरीर, पुरुष महिला के बीच विभाजन या अनुभव के नियमों को व्यवस्थित करने के मूलभूत सिद्धांतों के रूप में परिभाषित करते हैं, जो एक क्षेत्र के भीतर प्रथाओं और अनुभवों को नियंत्रित करता है। अच्छा, ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या?
ठीक, तो बार्डुआ डिफाइन करते हैं नोमोस को एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के तौर पे, जिसमें डिवीजन किया जाता है, विजन एंड डिवीजन किया जाता है। डिवीजन किसके बीच में? माइंड या बॉडी, जैसे कि मेल फीमेल, ऑर्गेनाइजिंग लॉज ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट गवर्न प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंस विद इन द फील्ड। एक फील्ड में जो आपकी प्रैक्टिस होती है, फील्ड क्या है? आपका अपना क्षेत्र जिसमें आप रहते हैं, ठीक, वो आपका फील्ड है। आपके नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर, बिहेवियर, ये सब जो है आपका फील्ड में आ जाता है। तो उसमें आपकी जो प्रैक्टिस है, जो एक्सपीरियंस है, वो कैसे गवर्न होती है, ये सब नोमोस के द्वारा होता है। ठीक, नोमोस को दृष्टि और विभाजन, दिमाग, शरीर, पुरुष महिला के बीच विभाजन या अनुभव के नियमों को व्यवस्थित करने के मूलभूत सिद्धांतों के रूप में परिभाषित करते हैं, जो एक क्षेत्र के भीतर प्रथाओं और अनुभवों को नियंत्रित करता है। तो जो आपकी प्रथाएं या अनुभव होते हैं, उसको जो है नोमोस नियंत्रित करता है। और ये क्या है? एक तरह का विभाजन है, चाहे वो दिमाग का विभाजन हो, शरीर का हो, जैसे महिला और पुरुष के बीच विभाजन। ठीक, जेनेटिक स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी भी पियर बार्डुआ ने दिया है। अब इसमें क्या कहते हैं? ये genetic structuralism theory is the merger between the structural and instinctive element of the literary work, and theory will make the literary work become more meaningful। ठीक, तो क्या है जेनेटिक स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी? इज द मर्जर बिटवीन, तो ये मर्ज करना मतलब एक साथ मिलाना, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टिंक्टिव एलिमेंट ऑफ द लिटरेरी वर्क। स्ट्रक्चरल और जो लिटरली वर्क है, लिटरली मतलब जो लिखित में हो या मतलब बोली जाने वाली चीजें हो, एंड द थ्योरी विल मेक द लिटरली वर्क बिकम मोर मीनिंगफुल। और जिसकी वजह से जो लिटरली वर्क है, उनको अगर स्ट्रक्चरल के साथ मिला दिया जाता है, तो ये ज्यादा मीनिंगफुल हो जाते हैं। तो उसी को उन्होंने जेनेटिक स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी कहा है। आनुवांशिक संरचनावाद सिद्धांत क्या है? आनुवांशिक संरचनावाद सिद्धांत साहित्यिक कार्यों के संरचनात्मक और बाहरी तत्वों के बीच विलय। ठीक, तो जो साहित्यिक कार्य हैं, उनके संरचनात्मक और बाहरी तत्वों को एक साथ मिलाना क्या कहलाता है? आनुवांशिक संरचनावाद कहलाता है। जिसकी वजह से जो साहित्यिक कार्य हैं, वो अधिक सार्थक हो जाते हैं। ठीक, तो क्या है? जेनेटिक स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी इज द मर्जर बिटवीन द स्ट्रक्चरल एंड इंस्टिंक्टिव एलिमेंट ऑफ द लिटररी वर्क। तो लिटरली वर्क जो है, उसके अगर आप इंस्टिंक्टिव एलिमेंट और स्ट्रक्चर को मिलाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? जेनेटिक स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी कहलाती है। और जिसकी वजह से जो लिटरली वर्क है, वो ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। द रोल ऑफ एजुकेशन इज एलिमिनेशन। इन्होंने कहा था कि रोल ऑफ एजुकेशन क्या है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब कुछ लोगों को बाहर कर देना। एजुकेशन का रोल क्या है? कुछ लोगों को अलग कर देना। जो अनएजुकेटेड हैं, वो आपसे अलग हो जाते हैं, तो एक तरह से एलिमिनेट कर रहा है लोगों को। शिक्षा की भूमिका उन्मूलन है, मतलब लोगों को अलग करना। अब बुक्स के बारे में देख लेते हैं। डिस्टिंक्शन इनकी एक बुक है, अ सोशल, ज्यादातर मतलब यही दिया होता है डिस्टिंक्शन। ठीक, सब टॉपिक नहीं दिया होता है। अ सोशल क्रिटिक ऑफ जजमेंट ऑफ टेस्ट 1984 में पब्लिश हुआ। लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक पावर 1991। द लव ऑफ आर्ट, यूरोपियन आर्ट म्यूजियम एंड देयर पब्लिक। तो हमने पढ़ा है कि इन्होंने एस्थेटिक की स्टडी ज्यादा की, सोशोलॉजी ऑफ एस्थेटिक। तो एस्थेटिक में ज्यादातर यही चीजें आती हैं, आर्ट आ जाते हैं, म्यूजिक आ जाते हैं, ठीक, डांस वगैरह, जो यही सारी जो एस्थेटिक चीजें होती हैं। तो उससे रिलेटेड बुक है द लव ऑफ आर्ट, यूरोपियन आर्ट म्यूजियम एंड देयर पब्लिक 1991। फॉर्म्स ऑफ कैपिटल हमने पढ़ा है, 1986 में पब्लिश हुआ, और इसको इन्होंने थ्योरीज ऑफ क्लास में दिया था। द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस 1980। होमो एकेडमिकस 1984। प्रैक्टिकल रीजन ऑन द थ्योरी ऑफ एक्शन 1998। स्टेट नोबिलिटी, एलाइट स्कूल इन द फील्ड ऑफ पावर, elite school in the field of power, arts of resistance against the tyranny of the market 1999। तो ये सारी बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। ठीक, और कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना लीव करते हैं, ऑलरेडी लेट हो चुका है हम लोगों का। ठीक है, फिर जिनकी फर्स्ट पेपर की क्लास है, वो जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं।
एनी क्वेश्चन? बुक मतलब? बुक में जो हम लोग थ्योरी करते हैं ना, उससे रिलेटेड जो बुक है वही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, बुक्स आती हैं, एग्जाम में बुक्स आती हैं। एटलीस्ट 26 थिंकर्स की जो बुक है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कोड ही दिया होता है मैच करने के लिए, लेकिन बुक्स आती हैं। ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।